जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है सर्विस क्लासेज केजीजी हिट द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, हर दिन की तरह आज हम फिर आपके सामने लेकर उपस्थित हो चुका हूं बिहार दरोगा 2023 के लिए जीके एंड जीएस 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज, जिसको हमने नाम दिया है जहरीला 50। कहते हैं ये जहरीला 50 जो देखता है उसका क्या होगा, रिजल्ट जरूर होगा। क्योंकि आपको पता है कि आपका भाई 2 बार सिलेक्टेड है लेकिन रनिंग में डिस्क्वालीफाई हुआ है। तो ये नौकरी क्या है, हमारी है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि करना क्या है। और आपको साथियों पता होगा कि मैंने कल आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का 100 क्वेश्चन का सेट कराया है, वो भी कंप्लीट डिस्कशन के साथ, कंप्लीट ऑपरेशन के साथ। बिहार दरोगा के लिए यह नौकरी हमारी है, क्योंकि बिहार दरोगा का जो वैकेंसी है आने ही वाला है। आपको पता है कि 28 फरवरी को बिहार का बजट प्रस्तुत हो चुका है, जिसमें लगभग 50,000 कितने, लगभग क्या कहता है 75,515 बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली है साथियों। और उसमें भी क्या है, लगभग 20,000 के आसपास आपका बिहार दरोगा का वैकेंसी आएगा। तो बिहार दरोगा क्या है, एक रॉयल जॉब है, ठीक ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बैठे बैठे क्या होती, दरिया पार नहीं होती है, आप लोग सुने ही होंगे। मैं ज्यादा बस इतना कहूंगा, उत्साह और उमंग को बनाए रखिए, बहाली आने वाला है। मेहनत करते रहिए, क्योंकि सिलेक्शन उसी का होगा तो अभी से पढ़ेगा, उसका नहीं जो वैकेंसी आने के बाद पढ़ेगा। क्योंकि बिहार दरोगा जो है बहुत तेजी से सारा कुछ कर देता है। पीटी मेंस और रनिंग, पिछले बार 1 मंथ का वक्त मिला था 2213 में रनिंग के लिए, और हमारा नहीं हो पाया। 2446 में मैंने मेडिकल लगा दिया था। इसलिए क्या है, आपको एकदम पूरा जी जान से अभी से लग जाना है। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है, क्या है, इस वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसको क्या कीजिए, आप देखिए। बिहार दरोगा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आइए, हम लोग सिर्फ क्या करते, क्वेश्चन ही नहीं करते, उसका क्या करते, कंप्लीट ऑपरेशन। क्या करते हैं, कंप्लीट ऑपरेशन। हाँ, कंप्लीट मतलब पूर्ण ऑपरेशन, पूरा। ओके, चलिए आइए। निम्न में कौन मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और ट्राइसेक्राइड। पता है इसमें से कौन मोनो, तो मोनोसेक्राइड किसको कहते हैं, जिसका फॉर्म क्या हो, CnH2n और ON के रूप में हो, उसे क्या कहते हैं, मोनोसेक्राइड कहते हैं। और डाइसेक्राइड किसको, डाइसेक्राइड किसको कहते हैं, जिसका CnH2n और ON-1 के फॉर्म में हो, उसे क्या कहते हैं, डाइसेक्राइड। और ट्राइसेक्राइड में क्या होता है, तो CnH2nO6, यहाँ N होता है, तो इसे क्या कहते हैं, पॉलीसेक्राइड। इस तरह से कुल कितने टाइप के सेक्राइड होते हैं, 3 तरह के। आप लोगों के लिए मैं बना रखा हूं, ये देखिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड, उसके बाद डाइसेक्राइड, और ये क्या है, पॉलीसेक्राइड। और ये एक बीच में और है, ओलिगोसेक्राइड्स। आपको पता है कि हमारा मोनोसेक्राइड क्या है, ग्लूकोज। इस सब का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ओके, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो C11H22 और वो क्या चीज, सॉरी C12H22 और O11 होता है, ठीक ना। ये सुक्रोज का। और ये आपका जो क्वेश्चन था इसमें क्या था, इस निम्न में से कौन सा पॉलीसेक मोनोसेक्राइड नहीं है, तो सुक्रोज क्या है, मोनोसेक्राइड नहीं है। आपको पता है कि मानव के शुक्राणु में क्या पाया जाता है, बीरी में क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। हाँ, मानव के, मनुष्य के बीरी में भी फ्रक्टोज पाया जाता है, हंसना नहीं है। इस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है। आपको पता है कि विष्णु मंदिर को कौन बनाए थे, अहिल्याबाई होलकर ने। कौन बनाई थी, अहिल्याबाई होलकर ने, होलकर ने बनाया था। किसे, गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर को, वही मोक्ष मंदिर, जहां जाने के बाद क्या होता है, आपके पितरों को शांति मिल जाती है। तो आपको पता है कि मंदिर निर्माण की भारत में 3 शैलियां थी। एक नागर शैली, नागर शैली कहाँ है, तो आपका पूर्वी भारत में। ये द्रविड़ शैली कहाँ, दक्षिण भारत में। द्रविड़ शैली में बना भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन है, तो राजा राज के द्वारा बना बंदेश्वर मंदिर। और आपका क्या है ये, तो प्रसिद्ध विष्णु मंदिर किस में बना था साथियों, तो कमेंट बॉक्स में नहीं करना, इसमें नागर शैली में बना था। किसमें बना था, नागर शैली में बना था। आइए मंदिर के बनने की शैली को देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, आपका कुल कितना शैली है, 3 शैली है। नागर शैली में क्या है, इस तरह से पहले छोटा छोटा मंदिर बनता है, उसके बाद एकदम बड़ा। और ये जो द्रविड़ शैली है, इसमें मंदिर के आगे एक बहुत बड़ा तोरण द्वार बनता है दक्षिण भारत में। और ये बेसर शैली,
और मंदिरों का निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस वंश से शुरू होता है? तो मौर्य वंश से। मौर्य वंश से शुरू होता है, लेकिन सबसे पहला जो अभी वर्तमान में उस उपस्थित मंदिर है वो किसका है? गुप्त वंश का मंदिर है। किसका? गुप्त वंश का। और मंदिर का नाम क्या है? दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर कहाँ है? तो दशावतार मंदिर है झांसी में। अभी यही वर्तमान में क्या है? भारत का पहला उपस्थित मंदिर है साथियों। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है? आपको पता है कि ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख की भाषा क्या है साथियों? तो संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। देखिए कंप्लीट ऑपरेशन करा रहे हैं, मजा आ ही रहा होगा। ठीक है। और हरिसेन ने क्या लिखा था? तो ये किसका? हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो ये आपका दरबारी कवि किसका था? मैंने आपको पिछले क्लास में करा दिया है। किसका? समुद्रगुप्त का। और इसने क्या लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति लेख। लेकिन ऐहोल अभिलेख कौन लिखा था? रवि कीर्ति ने लिखा था। और इसमें क्या है? पुलकेन सेन द्वितीय से संबंधित है। किससे? पुलकेन सेन सेकेंड से। और इसी में आपको बताया गया है कि पुलकेन सेन द्वितीय ने क्या किया था? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। हर्ष नर्मदा नदी के तट पर किसे पराजित किया था? हर्षवर्धन को। किसे? हर्षवर्धन को पराजित किया था। कौन? पुलकेन सेन द्वितीय। तो किसकी कीर्ति है? रवि कीर्ति की। किस राजा से संबंधित है? पुलकेन सेन द्वितीय से। तथा सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय को किस भाग से जाना जाता है? तो देखिए अगर आप यहाँ पे क्या कहिए, भारत का ऐसे लगभग लगभग बना दिए। तो यहाँ पर क्या है आपका? सिंधु और यहाँ पे सतलज। तो सिंधु और सतलज को क्या कहते हैं? कश्मीर हिमालय। क्या कहते हैं? कश्मीर हिमालय। उसके बाद सतलज से लेकर काली नदी के भाग को क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। क्या कहते हैं? कुमायूं। तो उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक कि इसको क्या कहते हैं? यहाँ से क्या है? तिस्ता नदी बहती है। तिस्ता। इसको क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। तो ये क्या है? सिंधु, सतलज, उसके बाद क्या है? काली, जिसका नाम आप शारदा, उसके बाद तिस्ता, और यहाँ से आपका क्या सा है? यहाँ से ब्रह्मपुत्र। तो इसको क्या कहते हैं? असम हिमालय। असम हिमालय। तो आपको पता है सबसे चौड़ा कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय है। ठीक है। और इसको नदियों का जो ये ऊर्ध्वाधर विभाजन है ये कौन किया था नदियों के आधार पर हिमालय का? सिडनी बोराड ने। कौन किया था? सिडनी बोराड ने किया था नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। तो आपका क्वेश्चन क्या है साथियों? देख लीजिए। कहता है सतलज और काली नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो कुमायूं हिमालय। क्या कहते हैं? कुमायूं। असम हिमालय तिस्ता प्लस किसका? तिस्ता प्लस ब्रह्मपुत्र। ठीक है। और पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय एक ही है, सिंधु से सतलज, सिंधु प्लस सतलज। ओके। और नेपाल हिमालय आपको पता ही है, काली या शारदा से लेकर कहां तक? तिस्ता तक। तिस्ता तक। ठीक ना। इस तरह से आपको हमने क्या करा दिया है? नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। द्वितीयक प्रदूषक निम्न में से कौन होते हैं? वैसे प्रदूषक जो वातावरण में क्या होते हैं? नहीं पाए जाते हैं। जो दो प्रदूषकों के मिलने से बन जाता है उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक प्रदूषक। आप बताइए, आप गाड़ी चलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलता है, प्राथमिक प्रदूषक। या फिर ज्वालामुखी उद्गार होता है तो वहां से भी क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, फ्लाई ऐश आप लोगों को पता। लेकिन ये स्मॉग क्या है? ये आपका द्वितीयक प्रदूषक है। क्या है? स्मॉग आपका द्वितीयक प्रदूषक है। ठीक ना। और द्वितीयक प्रदूषक क्या होता है? आपके लिए ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक ना। और ये सभी इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस भी है। तो पिछले वीडियो में बहुत बार आ चुका है कि ग्रीन हाउस गैस 6 होते हैं। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन है? जलवाष्प। और बहुत बार बिहार दरोगा का ये क्या है? बिहार दरोगा का ये फेमस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक। चलिए अब नागर शैली के बारे में देखिए, यहाँ पर था तो बता दिए। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निवारण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? आपको पता है कि अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 में क्या है? तो इसी में है आपका बालाश्रम। बालाश्रम। और ये क्या है? 2446। बिहार दरोगा में पूछा हुआ है 2446। जिसका आपको कल ही क्या है? 4 मार्च को आपका पासिंग आउट परेड संपन्न हुआ है।
और ये आर्टिकल 24 में क्या है, ये है बाल श्रम से निषेध, बाल श्रम निषेध, ठीक है। तो यहाँ और अनुच्छेद 19 में क्या है, तो स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। तो इस तरह से आपका सही जवाब क्या होगा, अनुच्छेद 23 होगा, ठीक है। अनुच्छेद 23 और 24 को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। विद्युत धारिता का मात्रक क्या है, विद्युत धारिता का मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का विद्युत स्टोर करने की कैपेसिटी, और विद्युत धारिता का मात्रक क्या है, तो फैराडे है, क्या है, फैराडे। और कूलम्ब प्रति मीटर को ही क्या कहते हैं, कूलम्ब प्रति मीटर को ही क्या कहते हैं, फैराडे कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, धारा, विद्युत धारा रहेगा तो मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है साथियों, तो सीसा है, क्या है, सीसा। और सर्वाधिक यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, सर्वाधिक यूरेनियम आपका अभी वर्तमान में कहाँ मिल रहा है, तो चीन में मिल रहा है, एशिया में, चीन में, ठीक। और केरल के तट पर आपको क्या मिल रहा है, तो केरल के तट पर आपको अभी भारत में थोरियम का उत्पादन हो रहा है। यूरेनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 92, परमाणु भार कितना होता है, 238.5। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, पहले सेट में ही हमारा यह क्वेश्चन डिटेल से था कि बाघ परियोजना क्या है, तो भारत में बाघों के संरक्षण के लिए बनाई गई परियोजना को क्या कहते हैं, बाघ परियोजना। वर्तमान में कुल कितने बाघ संरक्षित क्षेत्र है, तो 53 कितने हैं, वर्तमान में कुल कितना बाघ संरक्षण क्षेत्र है, 53 है। अभी हाल ही में कौन बना है, तो गुरु घासीदास बाघ संरक्षण अभ्यारण्य कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना, गुरु घासीदास। और सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तो श्रीशैलम, कौन सा है, श्रीशैलम है। और भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी, 1973 में। और आपको पता है कि अपने बिहार में भी क्या है, एक बाघ संरक्षण केंद्र है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। और ये 1992 में क्या किया गया था, हाथी का संरक्षण, हाथी संरक्षण कहाँ से, 1900 से कौन सा योग सुमेलित है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 को, कब, 22 अक्टूबर। और मीर जाफर नहीं, मीर जाफर तो क्या था, अंग्रेज का कठपुतली सियार था, तो मीर जाफर लड़ेगा क्या, नहीं, कौन लड़ेगा, मीर कासिम। और मीर कासिम के साथ साथ कौन था, सिराजुद्दौला, सॉरी, मीर कासिम के साथ साथ शाहउद्दौला, और फिर क्या था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी था, ठीक ना। बांडी बास का युद्ध कब हुआ था, तो 1760 में हुआ था बांडी बास का युद्ध, ठीक है। कतर और फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, यही आपका क्या है, सही सुमेलित है, सही सुमेलित है। हेरा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो ताराबाई और साहू के बीच में हुआ था, साहू शिवाजी का पुत्र था दोनों, इसमें साहू जीत गया था, और इसका मदद कौन किया था, बाजीराव, कौन किया था, बाजीराव किया था, ठीक ना। पुडुचेरी की संधि किसके बीच में हुई थी, तो देखिए पुडुचेरी की संधि किसके बीच में हुई थी, तो प्रथम आंग्ल प्रथम आंग्ल और कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच क्या हुआ था, पुडुचेरी की संधि हुई थी, किसके बीच में, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, ठीक ना। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की गई, इस पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक आपको पता ही है कौन है, रमेश चंद्र दत्त, कौन है, रमेश चंद्र दत्त। इसको शॉर्ट में आप लोग कहते हैं आरसी दत्त, क्या कहते हैं, तो ज्यादातर ऑप्शन में आरसी दत्त मिलता है, ठीक। दादा भाई नेहरू ने क्या लिखा था, तो मतलब वेल ट्रेन थ्योरी कौन दिए थे, दादा भाई नेहरू, इन्हीं को क्या कहा जाता है, वयोवृद्ध पुरुष। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और बिपिन चंद्र पाल क्या थे, गरम दल के नेता थे, और कहां से संबंधित थे, बंगाल से। लाल बाल पाल आप लोग सुनेंगे। दुग्ध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, दूध आप लोग रोज पीते होंगे, तो दूध किसका उदाहरण है, तो पायस का, किसका उदाहरण है, पायस का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, आप इसमें अगर लाइट गुजारिएगा तो आपको इसके कण बिखरे बिखरे नजर आएंगे, ठीक है। चलिए, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है, सुपीरियर झील, तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है साथियों, सुपीरियर झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। आइए देख लेते हैं, तो ये 5 झील की क्या है, श्रृंखला है, जो विश्व की सबसे प्रसिद्ध झील है, क्या है, विश्व की सबसे प्रसिद्ध मीठे पानी की झील। इसका ट्रिक है HOMS, होम्स, HOMES, होम्स। तो देखिए एच से क्या है, ह्यूरियन, हिरॉन, उसके बाद क्या है, ओ से आपका क्या है, ओंटेरियो, एम से क्या है, मिशिगन। तो मिशिगन ही एकमात्र ऐसा झील है जो कि पूरा का पूरा कहाँ है, आपको अमेरिका में है, कहाँ है,
अमेरिका में, और यहीं पर आपका मिशिगन के ऊपर यहीं पर आपका क्या है, तो यहीं पर आपका क्या है, मिशिगन में विनिपेग है, जो उसको क्या कहते हैं, विश्व का गेहूं मंडी, क्या कहते हैं, विश्व का गेहूं मंडी। और ये आपका लेक सुपीरियर है, विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील, ताजे, और तीसरे नंबर का सबसे बड़ा झील है, ठीक ना। लेकिन ताजा पानी में फ्रेश वाटर लेक में नंबर 1 कौन है, सुपीरियर लेक है। और आपको पता है कि कनाडा और अमेरिका के बीच में कितना डिग्री समांतर रेखा है, तो 49 डिग्री समांतर रेखा है, कितना, 49 डिग्री समांतर। ये लोग तेज देश है, ये लोग क्या किया है, समांतर रेखा को ही बाउंड्री मान लिया है, ताकि कोई झगड़ा झंझट हो ही ना। और भारत में क्या है, मैकमोहन लाइन है, रेड क्लिफ लाइन, एलएसी, एलओसी, लीजिए लड़ते रहिए, ठीक है। तो अमेरिका वाला तेज है, इसीलिए विकास कर रहा है, किसके किसके बीच में, तो अमेरिका और कनाडा के बीच में, ठीक है। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है, कौन जारी करता है साथियों, जीडीपी का आंकड़ा आपका एनएसएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन क्या करता है, जारी करता है। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, तो देखिए जितने भी क्या है दलहन के पौधे हैं, दलोहन, दलहन, ये सब क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, खुद नहीं करता है, इसके जड़ में क्या होता है, राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, जिससे करता है। और धान क्या है, दलहन का पौधा नहीं है, तो यही शामिल नहीं है, ठीक। और ये क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को डायरेक्ट नाइट्रेट में बदल देता है। ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है, ट्राइसेम, तो ग्रामीण युवाओं को क्या करना है, ग्रामीण युवाओं को आपको कौशल सिखाने की योजना क्या है, ट्राइसेम है, और ये किससे संबंधित है, ग्रामीण विकास से। इनमें से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है, मतलब क्या है, एक कहा, एक सुने होंगे आप, क्या है, बाल्टीन गिरे उत्तर सागर में, तो बाल्टिक सागर और कील नहर किसको जोड़ता है, उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को। और देखिए इसका हम लोग मैप लगाए हुए हैं, ये है आपका बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर के देश क्या है, स्वीडन है, नॉर्वे है, नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। जहां क्या हुआ था आपका, जहां क्या हुआ था आपका सबसे पहला जलवायु परिवर्तन हुआ सम्मेलन हुआ था, फिनलैंड की राज, और यहाँ पर फिनलैंड भी है, हेलेंस्की है इसकी राजधानी, फिनलैंड की, स्वीडन की कोपेनहेगन है, स्वीडन, डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। ये सभी देश किस में है, बाल्टिक सागर देश है। लेकिन बेलारूस को देखिए, बेलारूस क्या है, यहाँ है, कितना दूर है, और इसकी बेलारूस की राजधानी क्या है, मिंस्क। अभी बेलारूस किसका साथ दे रहा है, रूस का साथ दे रहा है यूक्रेन पर युद्ध के लिए। इसका सही जवाब आपका क्या होगा साथियों, बेलारूस। तो ये एस्टोनिया, लातिविया और लुथवानिया, ये सभी भी क्या है, ये सभी भी बाल्टिक देश है, आपको दिख रहा होगा, लातिविया, लुथवानिया और एस्टोनिया, ठीक है ना। एस्टोनिया, लातिविया और लुथवानिया, ये सभी क्या है, बाल्टिक देश है। और यहाँ पर क्या है, गल्फ ऑफ रेगिया है, बाल्टिक सागर से ये लोग क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बाल्टिक सागर। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है, बहुत ही सिंपल सवाल है। आधुनिक भारत का प्रथम यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक, इसे हेनरी विवियन डेजरियो को क्या कहा जाता है, आधुनिक राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। ओके, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन उपस्थित नहीं हुआ, आपको पता है कि गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे, 3 हुए थे। तो एक में कांग्रेस का प्रतिनिधि गया था और 2 में कांग्रेस का प्रतिनिधि नहीं गया था। तेज बहादुर शाहपुरी, बाबा साहेब अम्बेडकर, ये और आगा खां, ये तीनों क्या थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन उपस्थित थे। लेकिन एक भी गोलमेज सम्मेलन में कौन नहीं गया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना तीनों गोलमेज सम्मेलन में नहीं गया था। इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, आपको पता है कि भारतीय संविधान के भाग 7 में समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं, 52, कितने विषय हैं, 52। और पंचायती राज किसका विषय है, तो ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची भैया, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, सूचियां कितनी है, 3 है। और ये वन जो है और वन संरक्षण, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में लाया गया है, किसको, वन को और शिक्षा को, वन को और शिक्षा को, ठीक है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति कार्य करता है, मतलब पानी में वायु का बुलबुला है तो कैसा दिखेगा, तो उसमें ऐसे कभी मुंह देखिएगा तो आपका मुंह बहुत बड़ा नजर आएगा। कैसा काम करता है, अवतल लेंस की तरह, कैसा काम करता है, अवतल लेंस की तरह। तथा संस्थान विद्रोह कब हुआ था, 1855 छप्पन में हुआ था। कौन किया था, सिद्धू और कानू ने किया था, और इसका 2 भाई और था, जिसका नाम क्या था, चांद भैरव, ठीक। ये चारों भाई ने मिलकर किया था। रामूसी विद्रोह के नेता चरत सिंह थे, और ये कहाँ हुआ था, तो कोरोमंडल मतलब दक्षिण भारत में हुआ था।
कोल विद्रोह के नेता बुधो भगत थे, 1820-21 में हुआ था ये। और पागलपंथी विद्रोह के नेता कौन थे? कराम शाह, कराम शाह थे। तो यहाँ मंजूमन अली है, तो यही आपका क्या है? सुमेलित नहीं है। और कोल विद्रोह भी कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर के क्षेत्र में। कहा? छोटा नागपुर के क्षेत्र में। हाँ देखिए चला बोल रहा है। निम्नलिखित से कौन, निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बेदरा का युद्ध कब हुआ था साथियों? तो बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। पांडीबास का युद्ध 1760 में। बेदरा के युद्ध के द्वारा क्या हुआ था? डचों को भारत से भगा दिया गया था, डच। और इसके बाद क्या थे? फ्रांसीसी। अब कहता है प्रथम आंगल, क्या है? प्रथम आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से लेकर 1769 तक में हुआ था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था साथियों? तो 1746 से 48। तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आपका दो आएगा। सबसे पहले दो किस में है? तो यहाँ है। उसके बाद आपका कौन सा आएगा? दो के बाद तीन। तो दो के बाद तीन, तीन के बाद क्या आएगा? एक, और एक के बाद चार। यानी कि आपका सही जवाब क्या है? ये है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और बेदरा के युद्ध में क्या हुआ था? आपका मीर जाफर भी सहयोग किया था, किसका? डचों का। और फिर हार गया, तो उसके बाद क्या हुआ? यहाँ बैठ के मीर जाफर फिर उसका कठपुतली बन गया। किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई? द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान क्या हुआ था आपका? तो क्या हुआ था? तो सॉरी, प्रथम बौद्ध संगति के दौरान सूत पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी। आपको पता है कि त्रिपिटक क्या है? बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। कौन, क्या चीज? त्रिपिटक। और इसी में आपका क्या है? त्रिपिटक में कौन आता है? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की रचना अशोक के समय में किया गया था। तो अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तृतीय। बिल्कुल सही। आप लोग सब तेज हैं। तृतीय बौद्ध संगति है। जो बच्चा देखिए 50 में अगर आपका क्या है 30 से 35 नंबर आ रहा है एकदम सटीक, आपका क्या तैयारी बहुत अच्छा है। फिर जाइए रनिंग उनिंग में। और निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम कीजिए। तो क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगस्त प्रस्ताव 1940। और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। देखिए पहले अगस्त प्रस्ताव आया था, गांधी जी को पसंद नहीं आया, व्यक्तिगत सत्याग्रह हो गया। क्रिप्स मिशन आया, पसंद नहीं आया, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दो के बाद चार होगा और एक के बाद तीन। तो दो के चार, दो चार एक, दो चार एक तीन, दो चार एक तीन। यहाँ देखिए ये है, ये सही एकदम बढ़िया से कूट वाला क्वेश्चन, ज्यादा गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब बिहार दरोगा का सिलेबस पूरी तरह बदल गया है। इनमें से कौन सी नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है? आपको पता है कि ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी है कांगो नदी। मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी है मकर, मोको और मकर, लिम्पोपो नदी। और कर्क रेखा को दो बार काटेगी माही, अच्छी माही धोनी। हाँ, माही नदी कर्क रेखा को क्या करते हैं? दो बार काटती है। दो बार काटने का मतलब क्या है? कि नदियों का मार्ग ऐसा है तो ऐसे दो बार आ जाता है, ऐसे एक बार जाता है, ऐसे आता है तो दो बार काट देता है भैया। कर्टेजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कर्टेजोना प्रोटोकॉल कब हुआ था? 2003 में हुआ था। और इसका संबंध किससे है? जैव सुरक्षा से है। किससे है? जैव सुरक्षा, और खास करके समुद्री जैव सुरक्षा से। चश्मे के लेंस किस कांच के बनाए जाते हैं? तो चश्मे के लेंस आपके किस कांच के बनाए जाते हैं? क्रुक्स, क्रुक्स, क्रुक्स। और जो धूप का चश्मा होता है, जो ये आपका चश्मा है, ब्लू रे प्रोटेक्टिव चश्मा है, ये भी किस कांच से बना है? क्रुक्स कांच से बना है। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग, क्रुक्स कांच से बनता है। आगे चलिए, तथा निम्नलिखित में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो देखिए वैशाली में तो थे, चंपा में थी, लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? तो गौतम बुद्ध का। लुम्बिनी में किसका? लुम्बिनी कहाँ? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में हुआ है। ठीक है, महावीर स्वामी के बारे में डिटेल में तो पिछले वीडियो में करा ही दिए गए हैं। क्या वीडियो ज्यादा लंबा? निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? चंदेल, चंदेल क्या है? खजुराहो। सोलंकी, अहिलवाड़, प्रतिहार, कन्नौज, प्रतिहार वंश। और कुलचुरी का अजमेर। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कुलचुरी क्या है? अजमेर। कुलचुरी वंश अजमेर में राजधानी नहीं थी, यही सुमेलित नहीं है। मोढरा का सूर्य मंदिर किस में स्थित है? तो मोढरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। क्या चाहिए? मोढरा का सूर्य मंदिर, मेढोरा का सूर्य मंदिर। और अभी इसे क्या मिला है? विश्व विरासत स्थल सूची में स्थान मिला है साथियों। तथा निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564 में। बिल्कुल सही है। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में। और इसमें क्या किया था? जिसमें अकबर बोला था कि ऐसा धर्म है दीन इलाही धर्म, कोई भी अपना सकता। और एकमात्र हिंदू जो इसको अपनाया था वो कौन था? महेश दास को था, महेश दास।
महाजहरनामा की घोषणा कब किया गया था? तो 79 में। तो वही आपका क्या है? सुमेलित नहीं है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में किया गया था। और अकबर और क्या है? अकबर और आपका क्या है? दूसरा नंबर पर अशोक, दो महान शासक हुए हैं भारतीय इतिहास में, जिनके आगे लगता है अकबर महान और अशोक महान। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो मनसबदारी पद्धति में दो अस्पा और सिंह अस्पा का प्रचलन जहांगीर किया था। जहांगीर के काल को क्या कहा जाता है? चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है। और शाहजहां के काल को क्या कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और मुगल काल का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? अकबर के मुगल काल। और औरंगजेब की नीति क्या थी? एकदम ये क्या थे? मृत्यु भंजक था, पूरा तबाह मचैले था औरंगजेब। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध बिलग्राम के युद्ध के पहले चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें किसी तरह नदी में कूद कर क्या हुआ था? हुमायूं ने अपना प्राण बचा लिया था। तो कब हुआ था? 1539 में। कब हुआ था? 1539 में। निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता तथा सही क्रम में दर्शाता है? देखिए, सबसे पहले किसमें सबसे ज्यादा क्रियाशीलता क्या हो, किसमें होगा? सबसे निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता को दर्शाता है? आप लोग इसका क्या है? सबसे पहले ये होगा एकल बंध, उससे ज्यादा क्रियाशीलता द्विबंध और त्रिबंध। निम्न में से कौन सा अंग अंग में निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते थे? यकृत में। और कहता भी है कि यकृत क्या करता है? अपने बना भी लेता है क्या चीज? शंकरा। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। किस योजना काल में? तो चौथी योजना काल में। और कब किया? कौन किया था? इंदिरा गांधी ने। कौन? इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? 1969 में। कब? 1969 में। ओके। कहता है कि जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाएगा उन्हें क्या कहा जाएगा? पूरक वस्तु। जैसे अभी क्या है? ये पेन और ये पेन टैब पूरक है, दोनों नहीं रहेगा, खाली ऐसे ऐसे हाथ हिलाते रहेंगे, कुछ लिखाएगा ही नहीं। क्या? भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा देखिए इस तरह ऐसे गुजरता है। इसका हम लोग ट्रिक दिए। आंधी में छतुरा, आंधी में छतुरा क्या है? 5 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरता है। और इसका ट्रिक क्या है? आंधी में छतुरा, आंधी में छतुरा। तो इसमें क्या होगा? आंध्र प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद क्या है आपका? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से क्या है? 5 राज्यों से गुजरता है। निम्न से यहाँ पर आपका क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ है हिमाचल प्रदेश में कभी आएगा? और 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट को क्या कहते हैं? भारत का मानक समय रेखा कहते हैं। और 5 घंटा और 30 मिनट हम लोग क्या है? आगे हैं। कहाँ से? ग्रीन बीच के रेखा से। ओके, कोई दिक्कत नहीं। निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? चांगला जम्मू कश्मीर में, शिवकिला हिमाचल प्रदेश में, बोमडीला। बोमडीला कहाँ है साथियों? बोमडीला उत्तराखंड में नहीं है, ये भी कहाँ है? बोमडीला, ये भी हिमाचल प्रदेश में। और नाथुला तो सिक्किम में ही है ही। तो यही आपका क्या है? सुमेलित नहीं है। दर्रा देख लीजिएगा, हम लोग इसे कराने वाले हैं। भारत में पश्चिम तट के सब की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक होती है। क्यों? क्योंकि पूर्वी तट पर क्या है? बहुत बड़ा मैदान है और नदियों की बहुत अधिकता है। और सबसे बड़ा बात क्या है? कि डेल्टा बहुत है। डेल्टा क्या है? बहुत है। तो पूर्वी तट पर पश्चिम तट पर चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। बिल्कुल सही, चौड़ी भी है और डेल्टा का क्षेत्र भी है। ठीक है। तथा केंद्र और राज्य संबंधी केंद्र और राज्य केंद्र और राज्य विधायी संबंध संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? केंद्र और राज्य का विधायी संबंध किस में उपबंध किया गया साथियों? ये किया गया भाग 11 में। किसमें किया गया? भाग 11 में। भाग 13 में क्या है? 10 में क्या है? सब बताया हुआ है हमारे चैनल पे ही। तो आप जाइए संविधान के प्ले लिस्ट में और पूरा डिटेल्स देख लीजिए। हम आई बटन में लिंक भी दे देंगे, ऊपर जो आई बटन है वहां आपको लिंक मिल जाएगा आज, वहां से आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्य के हस्ताक्षर होना चाहिए? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाने का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 61 में है। और ये क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया लाया जाएगा तो कम से कम क्या होगा? 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना भी देना है कि भैया आप पर महाभियोग ला रहे हैं, आपको कुछ करना चाहिए। और अब क्या है? तो कम से कम कितना सदस्य होना चाहिए? तो सदन के 1/4 सदस्यों का क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर होना चाहिए। कितना? सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। तथा निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है?
यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो हो जाएगा। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाए तो यदि न्यायालय उस चुनाव का मन है, बिल्कुल इसमें क्या है, सभी के द्वारा उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, भारत के संसद के द्वारा। किसके द्वारा, महाभियोग के द्वारा। कहा, महाभियोग। राष्ट्रपति का वीडियो का भी लिंक आई बटन में डाल देंगे, देख लीजिएगा। राष्ट्रपति पूरा डिटेल से कराया हुआ है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। आपको पता है कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान आर्टिकल भाग किसमें है, तो भाग 15 में है। भाग किसमें है, 15 में। और राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किसम के तहत है साथियों, ये है आपका अनुच्छेद 243 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 243 के तहत। ठीक। इस संविधान संशोधन में पिछले वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है। पिछड़ा वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान किसमें है, 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम इन मूवमेंट के दत्ता कौन है, के दत्ता। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा हुआ है, मानव विकास सूची निर्माण से कौन जुड़े हुए, अमर्त्य सेन। और इन्हें क्या मिला था, तो इन्हें अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। जस्टिस भगवती को किस नाम, जगदीश भगवती नहीं, जस्टिस भगवती को भारत में किसका, वो जो जनहित याचिका का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक। आइए कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। कहता है मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, लेकिन उनके सर पर आशीर्वाद किसका था, उनके गुरु चाणक्य का। कहता है जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है, सेंड्रोकोटस, क्या कहा है, सेंड्रोकोटस का है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या है, वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री और गुरु भी था। चाणक्य द्वारा उल्लिखित अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, राजनीति से है। चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईस्वी पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया था और उसकी बेटी हेलेना से क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। और विवाह करने के बाद दहेज में कौन आया था, मेगास्थनीज। सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज था। इंडिका पुस्तक की रचना किसने की, मेगास्थनीज। लेकिन इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था, तो हेरोडोटस। कौन किया था, हेरोडोटस, जिसे क्या कहते हैं, इतिहास का पिता। क्या कहते हैं, इतिहास का पिता। इतिहास का पिता कौन है चेला सब, हेरोडोटस। कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी और सरवन बेलगोला में जाकर क्या किया था, संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिया था। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, बिंदुसार। बिंदुसार को अमित घात के नाम से जाना जाता है। अग्रसेन भी भद्रसार के नाम से जाना जाता है। सिंह जैन ग्रंथ में से क्या कहते हैं, सिंह सेन कहते, क्या कहते हैं। बौद्ध विद्वान तारनाथ ने बिंदुसार को कितना, 16 राज्यों का विजेता बताया। कितने राज्यों का, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था, तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था अशोक। अशोक महान 269 ईस्वी पूर्व में कलिंग के गद्दी बैठा और 261 ईस्वी में क्या किया, कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा। इसने अपने राज्याभिषेक के समय यह अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था, अवंती का। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया, अशोक वर्धन कहा गया। मस्ती था गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम क्या है, अशोक। पूछा जाता है अशोक का नाम अशोक कहाँ है, तो मस्की और गुर्जरा अभिलेख में। प्राभु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा, मतगध का सम्राट कहा है। अशोक के राज्याभिषेक के दर्श में वर्ष बोध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। और इसका लुम्बिनी में क्या है, इसका लुम्बिनी में लेख मिला है जिसमें बताया गया है किसने क्या किया था, लुम्बिनी को टैक्स मुक्त कर दिया था। 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी को क्या किया था, तोसली पर अधिकार कर लिया था। और क्यों किया था, हाथी प्राप्ति के, हाथी। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख कर्मशः, सबसे लंबा अभिलेख कौन है, 7वां अभिलेख। और सबसे छोटा अभिलेख कौन है, रूमनदेही अभिलेख। जो कहाँ मिलता है, तो रूमनदेही अभिलेख लुम्बिनी में। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी, 5। कितनी थी, 5। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया, जिसमें समानता ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के पहले शिलान्यास में पशु बलि की क्या की गई है, निंदा की गई है। और 6वें शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश का काल कितना तक रहा, 137 वर्षों तक रहा। अंतिम मौर्य वंश कौन था, बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक कौन था, बृहद्रथ था। अब देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं, गारंटी है कि आपका रिजल्ट होने वाला है। गारंटी आपका रिजल्ट होने वाला है, आप सिलेक्शन लेने वाले हैं। और आपका होना चाहिए,
क्योंकि आप जो ये वीडियो देख रहे थे कंप्लीट ऑपरेशन के साथ, तो आप देख रहे थे अपने भाई सर्वेश के साथ, और हमने क्या किया है 2 बार किया है, तो आपका भी करवा देंगे। बस हमको फॉलो करना है, ठीक है ना, और अच्छा दरोगा बनना है, समाज में परिवर्तन लाना है। आप लोग अभी तक वीडियो को देखे, इसके लिए क्या है आप लोगों का थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि क्या हो, अब हर रोज आपका जहरीला 50 का आपको क्या पहुंचता रहे, नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इस जहर को खाइए और गुनगुनाइए, क्योंकि एग्जाम आने से के बाद जो जहर खाएगा उसका नहीं होगा, जो अभी से जहर खा रहा है मेरा जहरीला 50, वो सबका उद्धार होगा। तो जहरीला 50 खाइए और गुनगुनाइए, और चैनल को क्या कीजिए, दबा के लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अपने दोस्त को आगे बढ़ाइए। और ये देखिए आपका जहरीला 50 क्या है, जहरीला 50 कंप्लीट ऑपरेशन के साथ कंप्लीट करा दिया गया है। इसको देखिए और इसको सराहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी कमेंट कीजिएगा, या कुछ गलत बता दिए होंगे तो वो भी कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं। और एक बात याद रखिएगा, खूब पढ़िएगा, खूब मेहनत कीजिएगा, क्योंकि मेहनत के आगे किस्मत क्या होती है, घुटना टेक देती है। बरदराज की कहानी आप लोग ने सुना ही होगा, क्या रसरी आवत जात के सिर पर प्रत निशान, करत करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान। तो पढ़ने से, मेहनत करने से हर कुछ हासिल किया जा सकता है। इसी शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुरा